एक महिला अमीर आदमी के घर नौकरानी की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई और उसी समय उसकी स्कर्ट फट गई। फटे हुए हिस्से को छुपाने के लिए महिला ने ये बहाना बनाया कि मौसम बहुत गर्म है और उसने अपना कोट उतारकर कमर पर बांध लिया। वो इस बात पर खुश थी कि मालकिन ने उसे फटी हुई स्कर्ट के साथ नहीं देखा। तभी अमीर आदमी का पति वहां आया और उससे गर्मजोशी से हालचाल पूछा। हालांकि लुइसा का रिज्यूमे साधारण था, लेकिन अपनी जांग को ढकने की उसकी छोटी सी तरकीब ने उसे बहुत सराहना दिलाई। मालकिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के साधारण दिखने वाली लुइसा को नौकरी पर रख लिया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि आज लुइसा सबसे सभ्य कपड़े पहनकर आई थी। इसके बाद मालकिन ने उसे बताया कि उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी है और काम सिर्फ इतना है कि उसके लकवाग्रस्त बेटे के साथ बैठकर बात करे और उसका मनोरंजन करे। ये सुनकर लुइसा मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला वो हैरान रह गई। लुइसा को ये एहसास हुआ कि ये काम आसान नहीं है, लेकिन जब मालिक ने उसकी फटी हुई स्कर्ट देखी तो वो चमत्कारिक रूप से ठीक होकर सामान्य व्यक्ति बन गया। दरअसल अभी जो विकलांगता थी वो उसे छेड़ने के लिए दिखावा मात्र थी। अगले दिन मालिक बहुत बीमार लग रहा था। लुइसा को लगा कि ये भी एक और मजाक है, लेकिन जब एक पुरुष नर्स ने उसे पसीना पोंछने के लिए कपड़े उतारे तो लुइसा ने मालिक की कलाई पर आत्महत्या के निशान देखे। वो समझ नहीं पाई कि मालिक, जिसके पास अरबों की संपत्ति है, वो हत्या क्यों करना चाहता है। एक दिन लुइसा ने विल के माता पिता को झगड़ते हुए सुना। तब उसे पता चला कि मालिक 6 महीने बाद इच्छा मृत्यु लेने वाला है। विल के इस फैसले में उसके पिता ने समर्थन किया, लेकिन उसकी मां ने सख्त विरोध किया। शुरुआती कुछ दिन एमी के लिए बहुत उबाऊ थे। उसे कोई काम के लिए नहीं टोकता था और कोई यह भी नहीं देखता था कि वो आलस कर रही है या नहीं। ज्यादातर समय वो अकेले सोचती रहती थी। अपने सामने भव्य और गंभीर महल और पीछे विस्तृत हरे भरे बगीचों को देखकर एमी को हमेशा लगता था कि वो इस जगह के लिए उपयुक्त नहीं है। वो अमीर लोगों की दुनिया को समझ नहीं पाती थी और उनके विचारों को समझना भी उसके लिए मुश्किल था। इसलिए उसने अपनी तरह से लगन से काम पूरा करने की कोशिश की। हालांकि वो जितनी भी गर्मजोशी से पेश आती थी, विल हमेशा उसे दूर रखता था, क्योंकि एमी की जीवंतता विल के फीके और मुरझाए हुए जीवन को और उजागर करती थी। इसलिए उसने अपने टूटे हुए अस्तित्व को एक कठोर खोल में बंद कर रखा था। उस सप्ताहांत विल के दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आए। दोनों ने इधर उधर की बातें की, कोई काम की बात नहीं की, लेकिन विल को इसमें कुछ अजीब लगा। दरअसल जब से विल पैरालाइज हुआ था, उसके दोस्त ने उसकी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखा और इसी दौरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। विल ने ऊपर से तो शांत होने का दिखावा किया, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान उठ रहा था। जैसे ही दोस्त और एक्स गर्लफ्रेंड गए, कमरे से एक जोर की आवाज आई। एमी तुरंत देखने दौड़ी। उसने देखा कि विल अपनी व्हील चेयर पर सुरक्षित बैठा है, लेकिन फर्श पर टूटी हुई यादों का ढेर लगा है। शायद ये उसके गुस्से को व्यक्त करने का एकमात्र तरीका था और हमेशा खाली बैठी रहने वाली एमी को आखिरकार कुछ काम मिला। उसने टूटे हुए फोटो फ्रेम को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन विल ने उसे जोर से डांटा। मैं बस अपना काम अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा होगा अगर आप मेरी जिंदगी को उतना बुरा न करें जितना आप शायद बाकी सबकी करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको यहाँ नहीं चाहती। हालांकि वो कहती रही कि वो पैसों के लिए नहीं जाएगी, लेकिन घर जाकर उसने अपनी बहन के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की और उसके मन में नौकरी छोड़ने का विचार आया। लेकिन उसकी बहन ने उसे डटे रहने और परिवार के लिए कुछ बलिदान करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उसकी बहन अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। माता पिता को देखभाल की जरूरत थी और उसके बिन बाप के बच्चे को भी पालने की जरूरत थी और ऐसा लगता था कि एमी को बलिदान देना ही चाहिए। दूसरी तरफ इस बहस के बाद विल थोड़ा नरम हो गया। उसने पहली बार एमी को अपने साथ फिल्म देखने के लिए बुलाया। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे वो अनगिनत बार देख चुका था, इसलिए फिल्म के दौरान वो बीच बीच में एमी को देखता रहा। फिल्म खत्म होने के बाद एमी ने उत्साह के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आखिरकार एमी ने पहली बार विल के चेहरे पर मुस्कान देखी। फिल्म पर एक साथ विचार होने से दोनों को और बातें करने को मिली। वे घर के अंदर से बाहर आए, फिल्म से जीवन की बातें की और जीवन से सपनों की बातें की। एमी को पता चला कि उसे असल में एक विश्वविद्यालय में दाखिला मिला था, लेकिन परिवार को पालने के लिए उसने अपने सपनों की जिंदगी के एडमिशन लेटर को बक्से में बंद करके एक कॉफी शॉप में काम करना शुरू कर दिया और उसने लगातार 6 साल तक ऐसा किया। उसका हर दिन काम पर जाना, घर आना, खाना, सोना और उठकर फिर काम पर जाना था। एमी को लगा था कि विल उसकी तारीफ करेगा, लेकिन विल ने कहा, आपकी जिंदगी तो मेरी व्हीलचेयर वाली जिंदगी से भी ज्यादा उबाऊ है। इसे यथासंभव जीना वास्तव में आपका कर्तव्य है। अगर किसी पर परिवार की जिम्मेदारी न हो तो कौन हवा की तरह हल्का और आजाद नहीं जीना चाहेगा? कौन इस रंगीन दुनिया को नहीं देखना चाहेगा? एमी ने शर्मिंदगी में बात को विल की ओर मोड़ दिया और कहा कि विल उसे भूखे की स्थिति नहीं जानता। देखते ही देखते सर्दी आ गई और एमी धीरे धीरे इस खास काम में ढल गई। इस दिन विल को अचानक तेज बुखार आया। जब डॉक्टर ने हमेशा की तरह उसकी कमीज उतारी तो विल की कलाई पर एक चौंकाने वाला निशान दिखाई दिया। तब एमी को एहसास हुआ कि इस सफल आदमी जिसके पास सब कुछ था के पास बस जीने की इच्छा नहीं थी। वो विल की निराशा पर दुखी हुई और अपनी सरलता पर शर्मिंदा हुई। उस रात एमी ने विल की देखभाल के लिए रुकने का फैसला किया। जब वो बोर हो रही थी तो उसने विल का कंप्यूटर खोला। उसमें विल के पैरालाइज होने से पहले के शानदार वीडियो थे। पहाड़ों पर स्नोबोर्डिंग, समुद्र में सर्फिंग, हर फ्रेम में उसकी जिंदगी के लिए प्यार था और हर मांसपेशी पर विल का पूरा कंट्रोल था। लेकिन आज उसे खाने और पानी पीने के लिए भी दूसरों की मदद की जरूरत थी। सम्मान का ये पतन शारीरिक दर्द से भी अधिक घातक और निराशाजनक था। शायद इस गंभीर माहौल को तोड़ने के लिए बेसुरी एमी ने एक खुशहाल बच्चों का गीत गाना शुरू कर दिया। एक बार जब एमी ने बात करना शुरू किया तो वो रुक नहीं पाई। उसने बताया कि बचपन में हर जन्मदिन पर उसके पिता उसे एक पीले और काले रंग की लेगिंग देते थे। उसे वो बहुत पसंद थी, लेकिन दुख की बात है कि बड़े होने पर वो उसे कहीं नहीं मिली और अगर मिली भी तो सिर्फ बच्चों के साइज में। एमी की बातों का असर हुआ और विल आसानी से सो पाया। एमी को भी अचानक आत्मविश्वास आया। शायद वो विल को दोबारा जीने की उम्मीद दिला सकती है। हालांकि उसके सारे प्रयास बेकार थे।